वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हमेशा की तरह हम करेंगे आज भी उसी से शुरुआत, जहां पर सबसे पहली न्यूज़ जो डेटा फ्राइडे को हमें पता चलता है, दैट इज थर्सडे को यूएस मार्केट्स में जो अनाउंस होता है, एंड दैट इज द यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम्स। तो यूएस के जो जॉबलेस क्लेम्स है वो गिरते हुए नजर आए कल, जब यूएस के डिपार्टमेंट्स ने इसको अनाउंस किया। तो बेसिकली दैट बेसिकली मीन्स कि जो लेबर मार्केट है वो थोड़ा सा ईज हो रहा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ी सी घट गई है इस बार। तो पिछले हफ्ते जो नंबर्स आए थे, पिछले हफ्ते जो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए थे, उसमें ये दिखा था कि जॉबलेस क्लेम्स बढ़ गए हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है। सो दैट वाज टेकन अ बिट पॉजिटिवली कि यूएस मार्केट्स भी उसको उसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ गई तो फेडरल रिजर्व शायद रेट कट्स जो है वो जल्दी करेगा। लेकिन अगेन द थिंग्स आर फॉलन बैक इन प्लेस। जिस तरीके के नंबर्स पहले आते थे फॉर जॉबलेस क्लेम्स, उसी तरह के नंबर्स आए हैं। जो इनिशियल क्लेम्स थे फॉर स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, दे हैव ड्रॉप्ड बाय 10,000। सो 10,000 से वो जो बेनिफिट्स है वो ड्रॉप हो चुके हैं। दैट मीन्स कि उनके जो ले ऑफ्स है या फिर उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो उतनी बुरी नहीं है जितनी पिछले हफ्ते में दिख रही थी। तो अगेन मार्केट्स ने ठीक ठाक ही रिएक्ट किया कल। यूएस के मार्केट्स ने, इनफैक्ट डाउ जोन्स जो है, एट द ओपनिंग इट क्रॉस्ड द फिगर ऑफ 40,000। जो उनका इंडेक्स है डाउ जोन्स का, दैट इंक्रीज्ड ओवर 40,000 पॉइंट्स। सो वो उनके लिए एक लैंडमार्क कल डाउ जोन्स के इंडेक्स ने किया। बाकी इवन रेस्ट ऑफ देयर अदर इंडाइसेस लाइक नास्डैक आर आल्सो डूइंग क्वाइट वेल ओवरऑल। तो सारी नजर इसी पर है कि फेडरल रिजर्व इस पर क्या अपने ओपिनियंस जताता है। एंड करंट मार्केट ऐसा है जहां पर जॉबलेस क्लेम्स कम हो जाना ये शायद इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव चीज हो सकती है, बट ये सारी चीजें बहुत बार हो चुकी है कुछ हफ्तों में। कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, लेकिन फेडरल रिजर्व स्टिल हैज मेंटेन्ड द स्टांस कि रेट कट्स के बारे में वो बाद में ही सोचेंगे, पहले इन्फ्लेशन को कम करना है। सो सारे इन्वेस्टर्स भी अभी इस चीज को यूज टू हो चुके हैं कि दे आर नॉट रिएक्टिंग मच बाय दिस डेटा इट सीम्स। अगली न्यूज है अबाउट जापान की इकोनॉमी। सो जापान का जो जीडीपी है दैट हैज कम डाउन। वो कम हो गया है मोर देन एक्सपेक्टेड इन Q1। जो कैलेंडर ईयर Q1 था उसके जीडीपी नंबर्स उनके सामने आए हैं। तो कंजम्पशन जो है वो स्लो नजर आ रहा है। जापानीज इकोनॉमी जो है वो अगेन मेनली प्रॉब्लम यहीं पर है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है उसमें स्लो डाउन दिखा है। इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा बहुत है, वेज इंक्रीज हार्डली कुछ है। जो दिस इज द पैटर्न इन जापान सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 20-30 years, एंड वही चीज यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है दैट हैज कम डाउन बाय 0.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन द 3 months ऑफ दैट एंडेड ऑन 31st March, एज पर जो डेटा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। जो रीडिंग था फॉर दिस जीडीपी ग्रोथ वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो ऑब्वियसली दैट डज नॉट बोड वेल फॉर जापान, बिकॉज उनके लिए 2023 ईयर ओवरऑल काफी डिसेंट रहा था उनके इक्विटी मार्केट से अगर हम देखें तो। एंड इन्फ्लेशन थोड़ा सा आना उनके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज थी 2023 में, लेकिन वो ज्यादा कंटिन्यू होता हुआ नहीं दिख रहा है। जीडीपी जो है वो दैट हैज कम डाउन बाय 2% ईयर ऑन ईयर इन Q1। ये एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो मिस हो गए हैं। एक्सपेक्टेशन थी थोड़े और कम से जीडीपी जो डिक्लाइन है वो होगा, लेकिन उससे ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो वीकर जीडीपी फिगर्स है, दे वर मेनली ड्रिवन बाय 0.7% ड्रॉप इन प्राइवेट कंजम्पशन। एंड ऑब्वियसली इसी से जो कंजम्पशन है दैट फॉर्म्स सच अ मेजर पार्ट कि 50% ऑफ जापान इकोनॉमिक ग्रोथ इज फ्रॉम कंजम्पशन रिलेटेड थिंग्स ओनली। सो ऐसे में कंजम्पशन फॉल होना ये उनके जीडीपी के लिए अच्छी चीज नहीं है। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहली न्यूज है अबाउट द गवर्नमेंट्स बायबैक प्लान्स। तो दिस इज रिगार्डिंग बॉन्ड बायबैक्स, नॉट एनी कंपनीज बायबैक्स। तो अभी करंटली सिचुएशन ऐसी है कि इन्फ्लेशन का पाथ जो है वो थोड़ा सा अनसर्टन नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन के नंबर्स गिर जरूर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का, आरबीआई का जो स्टांस है ऑफ 4%, उससे अब तक वो पास ज्यादा नहीं आए हैं। 4.85 तक आए हैं नंबर्स। तो ऐसे में हो ये रहा है कि बॉन्ड के यील्ड्स अभी भी 7% रहे हैं। एंड बॉन्ड के यील्ड्स अगर ज्यादा रहें तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट हमेशा बढ़ जाती है। सो दैट डज नॉट बोड वेल फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यही चाहेगी कि उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम रहे, बट हायर इन्फ्लेशन ज्यादा होने से वो रेट भी कट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में। तो बॉन्ड के जो यील्ड्स है वो भी ज्यादा है इस समय। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उनके पास कैश सरप्लस हो बिकॉज ऑफ गुड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड स्टफ, तो तो ऐसे टाइम पर वो अपने ही बॉन्ड्स को जो है वो बायबैक कर देती है,
ताकि जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो थोड़ा कम हो जाए, एंड जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ी सी बचा पाए। तो काफी टाइम से अब एलिवेटेड रहे हैं ये बॉन्ड यील्ड्स, एंड उसका रीजन यही है कि इंटरेस्ट रेट के जो कट्स है वो डिले हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। यूएस फेडरल रिजर्व खुद नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली आरबीआई इज ऑल्सो नॉट रियली थिंकिंग ऑफ रेट कट्स येट। दिस इज डिस्पाइट सिक्योरिटीज देर अराउंड ऑलमोस्ट, मतलब जो बाईबैक हुआ है सिक्योरिटीज का अराउंड 6 years टू ईज लिक्विडिटी। तो ऐसे में बॉन्ड यील्ड जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे ऐसा एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जब कोई इन्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट ने वो लोन लिया होता है आपसे, तो अगर वो लोन की फिगर थोड़ी कम हो जाए तो यील्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर वो थोड़े से कम होने लगते हैं, क्योंकि जो लेंडर की रिस्क है वो कम होने लगती है। तो ऐसे में ऑब्वियसली को एक्सपेक्टेशन है कि अगर वो थोड़े से बायबैक्स करेंगे बॉन्ड्स के तो यील्ड्स जो है वो थोड़े कम हो सकते हैं। हायर बॉन्ड यील्ड्स, लाइक आई सेड, उसका मीनिंग यही है कि गवर्नमेंट को हायर इंटरेस्ट रेट्स पर बाय करने, हायर इंटरेस्ट रेट्स पर बोरिंग करनी पड़ती है, तो इससे गवर्नमेंट की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सपेक्ट किया था कि जो फॉल है यील्ड्स में वो थोड़ा शार्प रहेगा बिकॉज ऑफ द अमाउंट रेज फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। ये काफी कम है कंपेयर टू द लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने ज्यादा बॉन्ड्स रेज किए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गवर्नमेंट के बॉन्ड के यील्ड्स अभी भी हाई ही है, एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स जो लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट सिचुएशन है उस वजह से यील्ड जो है वो नीचे नहीं आ रहे। सो हो सकता है कि कुछ बॉन्ड बायबैक्स इन द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स हो, बिकॉज टैक्स फ्लोज अच्छे रहे हैं, एंड ऐसे में इट्स अ गुड टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू डू सम बायबैक्स। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इकरा। तो इकरा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने न्यूज दी है अबाउट, उन्होंने एक रिसर्च जारी किया है अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। तो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक जो है दैट इज लाइकली टू ग्रो 8 to 11% ऑन ईयर इन FY 2025 टू अराउंड 418 million, यानी लगभग 42 करोड़ पैसेंजर्स इन FY 2025। तो काफी बड़ा इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड बेस ऑफ FY 2024 उन्होंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है। जो पिकअप है इन एविएशन इंडस्ट्री इन एयर ट्रैवल वो दोनों चीज में होगा, लेजर ट्रैवल ऑल्सो एंड बिजनेस ट्रैवल ऑल्सो। एंड उसका रीजन यही है कि कनेक्टिविटी जो है इम्प्रूव हो गई है, बहुत सारे सिटीज में अब एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आने लगी है, जिससे मोर पीपल आर टेकिंग फ्लाइट्स एंड मोर पीपल आर ट्रैवलिंग। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक जो है FY 2024 में दैट हैज सरपास्ड द प्री पैंडेमिक लेवल्स, reaching almost 38 crores. So that's a significant 15% year-on-year increase in FY 2024. इकरा का ये भी कहना है कि revenues जो है Indian airport operators के they will rise by around 15 to 17% in the year FY 2025, and that will be mainly driven by better passenger traffic and better traffic regulatory framework in India. तो ये दोनों चीजों की वजह से वो increase होगा। Airport operators, regulators and other stakeholders ने काफी significant progress किया है in resolving the some of the issues. Cost of equity एक major problem है aviation में, return on security deposit, forex losses, तो ये सारी चीजें they have always plagued the aviation sector. पर the funny thing about, the ironical thing about aviation industry is कि अगर हम एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की बात करें तो मे बी दे हैव बेटर डेज अहेड, बट एयरलाइंस आर स्टिल स्ट्रगलिंग। एयरलाइंस अगर हम बात करें जो पैसेंजर्स को कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देर इज हार्डली 1 or 2 एयरलाइंस दैट आर एक्चुअली डूइंग प्रॉफिटेबल बिजनेस। बाकी आप न्यूज में ऑलरेडी देखते होंगे कि कितने सारी पायलट रिलेटेड इश्यूज, ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज अभी भी इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में है। इट्स, you all must be knowing it's a very difficult industry to do business in, and that just goes on to show कि there is only one company that has a very high market share। बाकी companies में pilots का change होना, pilots के sick leaves लेकर trying to look for better job opportunities, ये देखना, it is something that has plagued the Indian aviation industry for a long time। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की और। काफी सारे रिजल्ट्स, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स रिलेटेड टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज कल अनाउंस है अबाउट अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो उसमें से कुछ रिजल्ट्स एंड नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो रिजल्ट के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो अनाउंस किया अबाउट रोलिंग आउट 6 न्यू SUVs बाय द ईयर 2030, ये कल की एक बड़ी न्यूज रही इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द कंपनी स्पेसिफिक न्यूज। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लाइनअप किए हैं 9 ICE बेस्ड SUVs बाय 2030, जिसमें से 6 जो है वो नए होंगे। दिस इज व्हाट द कंपनी अनाउंस्ड इन द प्रेस रिलीज यस्टरडे। 3 जो है इसमें से दे विल बी मिड साइकिल एनहांसमेंट, एंड सो बेसिकली जो करंट SUVs है उनकी एनहांसमेंट होगी, एंड 6 जो SUVs है वो नए होंगे। करंट जो कैपेसिटी है उनकी, उसमें XUV 300 की कैपेसिटी करंटली स्टैंड्स एट 9,000 यूनिट्स पर मंथ, जो कंपनी होप कर रही है कि वो फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। उतनी डिमांड वो एंटिसिपेट करते हैं कि हमेशा से होगी।
जो रिस्पॉन्स है कंपनी का ऑफ फॉर द एक्सयूवी 3XO वो काफी अच्छा रहा है, ऐसा कंपनी ने यहाँ पर कहा है। एंड जो डिमांड है दैट कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट फॉर एसयूवीज एज अ कैटेगरी इन जनरल। एंड M&M मेनली, महिंद्रा एंड महिंद्रा मेनली उसमें पैसेंजर व्हीकल्स में एसयूवीज में ही है, सो ऑब्वियसली उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा इसमें हुआ है। कंपनी ने 27.2% एसयूवीज ज्यादा बेची है इन द 3 मंथ्स एंडेड ऑन March 24 कंपेयर टू March 23। एंड अगर हम पूरे साल की भी बात करें, FY24 को भी कंपेयर करें, तो वॉल्यूम जो है दैट इज इंक्रीज बाय 31% ईयर ऑन ईयर। अगला रिजल्ट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज केन्स टेक्नोलॉजीज, जिसके Q4 रिजल्ट की बात करेंगे। तो रिजल्ट्स इनके बहुत ही अच्छे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है कि केन्स जैसी कंपनी जो इतने हायर पी मल्टीपल्स पर, इतने हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती है, वो ग्रोथ नंबर्स अच्छे ही देंगे। बट स्टिल दीज ग्रोथ नंबर्स हैव बीन क्वाइट मोर देन व्हाट द एक्सपेक्टेशन वाज। रेवेन्यू है कंपनी का इन Q4 दैट इज 637 करोड़ वर्सेस 364 करोड़ जो Q4 ऑफ FY23 में था। यानी 75% से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड 25% से इंक्रीज हुआ है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, पैट की बात करें, तो वो 81 करोड़ रहा, जो 97% से इंक्रीज हुआ है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड 80% से इंक्रीज हुआ है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो क्लियरली कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, जो बाकी प्लेयर्स जो मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर ईएमएस में है, वो अब तक कर नहीं पाए हैं इन Q4। अगर हमने डिक्सॉन के भी रिजल्ट्स देखे होंगे, सो सिमिलर थीम वहां पर दिखी थी कि रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड क्वाइट वेल बट मार्जिन्स उतने इंक्रीज नहीं हो पाए। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी केन्स के काफी अच्छे रहे हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ना होना ये एक बहुत बड़ी कंप्लेंट होती है ऑफ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु एनालाइज ईएमएस कंपनीज, बिकॉज कैश जनरेशन उतना ज्यादा नहीं होता। लो आरओसी बिजनेस है, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपके काफी कम रहते हैं हमेशा। तो ऐसे में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का कम रहना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव कंपेयर टू नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इन द ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के रहे, एंड जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेशन है दैट इज जस्ट द आइसिंग ऑन द केक। सो कह सकते हैं कि एक फिनोमिनल रिजल्ट का क्वार्टर रहा कंपनी के लिए। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कंपनी अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, अपने कॉन कॉल्स में आगे के गाइडेंस के बारे में क्या क्या बताती है। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के Q4 रिजल्ट्स की बात करते हैं। ये इंडिया में बर्गर किंग का जो फ्रेंचाइज है वो चलाते हैं। इंडिया बिजनेस अगर बात करें, इंडिया बिजनेस एंड इंडोनेशिया बिजनेस, ये दो मेन बिजनेस है कंपनी के। तो इंडिया बिजनेस जो है उसमें Q4 की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है कंपनी की ऑफ 20% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसमें से ट्रिपल एसजी ग्रोथ जो है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, दैट इज ऑलमोस्ट 2%। एबिटा ग्रोथ 96% रहा कंपनी का। 64 नए रेस्टोरेंट्स उन्होंने खोले हैं इन FY24, तो टोटल काउंट अब 455 हो गया है। तो मोर और लेस ज्यादातर ग्रोथ जो है दैट इज बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू रेस्टोरेंट्स। जो इंडोनेशिया बिजनेस है दैट कंटिन्यूज टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ये FY24 में एक प्रॉब्लम रहा ही है कंपनी के लिए कि इंडोनेशिया बिजनेस में कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कंपनी जो है अब तक कैश ब्रेक इवन कर नहीं पाया है। सो उनका टारगेट है, अर्लियर गाइडेंस वाज कि उनका FY24 में इंडोनेशिया बिजनेस को कैश पॉजिटिव बनाना है, बट नाउ देयर गाइडेंस इज फॉर FY25। आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया एज अ होल कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर हम देखें, तो नेट लॉस अभी भी जारी है बिकॉज ऑफ हायर डिप्रिसिएशन कॉस्ट। एंड आगे अगर वो स्टोर काउंट ज्यादा बढ़ा पाए तो मे बी एट सम पॉइंट दे विल बी एबल टू गिव अ पैट पॉजिटिव नंबर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के Q4 रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के Q4 रिजल्ट्स में उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाय 1.43% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड टोटल फिगर जो हो गई है वो 133 करोड़ की हो गई है। जो उनका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो डिवीजन है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है, 14% की ग्रोथ है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। मेनली उनके एयर कूलर्स भी होते हैं, तो एयर कूलर्स में उनकी ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी दिखी है इन दिस क्वार्टर। लेकिन जो लाइटिंग डिवीजन है कंपनी का, लाइट्स का जो डिवीजन है, दैट एंड की एक्विजिशन दैट दे मेड, बटरफ्लाई गांधीमती, तो इनके वीक परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंसोलिडेटेड नंबर्स उतने अच्छे से ग्रोथ दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसा सेक्टर है जो करंटली काफी इग्नोर्ड है, ज्यादा ध्यान इस पर गया नहीं है बहुत टाइम से। ये जो सेक्टर एज अ होल है दैट हैज नॉट गिवन अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द इन्वेस्टर्स। तो ऐसे में ये रिजल्ट्स ओवरऑल ठीक ठाक ही हैं, दे आर नॉट टू बैड, ठीक ठाक रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है फॉर अ कंपनी लाइक क्रॉम्पटन ग्रीव्स। राइट नाउ मीडियम पीस पर ही करंटली स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इन्फोएज के भी Q4 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इन्फोएज का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है स्टैंडअलोन नंबर्स का, वो 18% से इंक्रीज हो गया है टू 211 करोड़
रेवेन्यू इज अप बाय 8%। इस कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर्स देखना ही मेनली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंसोलिडेटेड नंबर्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स उनके जो है वो मर्ज हो जाते हैं, जो जिसमें कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है। तो स्टैंड अलोन नंबर्स जब हम देखते हैं तो मेनली इनका जो नौकरी.com का बिजनेस है वो आता है, जीवन साथी.com आता है, एंड बाकी जो कुछ छोटे उनके बिजनेसेस है लाइक शिक्षा.com एंड 99 एकर्स, तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी का वो 37% ऑफ रेवेन्यू रहा Q4 में। मीनवाइल जो ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो अराउंड 9% की रही। रिक्रूटमेंट बिजनेस में एक अच्छा अपटिक दिखा है इन Q4, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। हालांकि उन्होंने Q4 का अपडेट अप्रैल के मंथ के स्टार्ट में ही दिया था कि तो तब बेसिकली मार्केट को तब ऑलरेडी पता चल गया था कि ठीक ठाक रिक्रूटमेंट बिजनेस भी ग्रो हुआ है। मेनली मैनेजमेंट ने इस पर ऑप्टिमिज्म जताया है, इस पर वो अच्छे पॉजिटिव रहे कि रिक्रूटमेंट बिजनेस में अच्छा रिबाउंस दिखा है, बिकॉज रिक्रूटमेंट बिजनेस ऐसा है जो आईटी हायरिंग्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। एंड Q4 में उसका ट्रेंड थोड़ा सा और पॉजिटिव होने लगा था आफ्टर लॉट ऑफ वीक क्वार्टर्स। इसके अलावा जो उनका जीवन साथी एंड 99 एकर्स का बिजनेस है, वहां पर उनका एग्जीक्यूशन काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। ये दो बिजनेसेस है जो अभी तक कंपनी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज नेगेटिव रहे हैं, लेकिन जो लॉस है वो कम हो गया है। इनफैक्ट Q4 में ये दोनों बिजनेसेस ने कैश पॉजिटिव कैश जनरेट किया है। अब तक कंपनी वाज बर्निंग कैश इन दिस बिजनेस, because जीवनसाथी.com and 99 acres, they are not the market leaders in their segment as a marketplace like naukri.com is for the recruitment business. तो ऐसे में जीवन साथी एंड 99 acres had a good run in FY24, जहां पर उनके जो लॉसेस है वो कम होते हुए नजर आए। दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर बढ़ते हैं, बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो आई एम श्योर आप सब वाकिफ होंगे अबाउट दी प्रॉब्लम्स इन द चाइनीज इकोनॉमी राइट नाउ, एंड मेनली उनके चाइनीज ओवरऑल चाइनीज इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है उसका सबसे मेन रीजन उनका प्रॉपर्टी मार्केट रहा है। जो रियल एस्टेट मार्केट है चाइना का, दैट कॉन्ट्रीब्यूट सो मच टू देयर जीडीपी कि उसमें अगर स्लो डाउन आ गया तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पर हो जाता है। क्योंकि डेवलपर्स है, बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स है जो जिन्होंने बहुत बड़े बैंक से लोन लिए हुए हैं, बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं, उन पर डिफॉल्ट शुरू हो जाता है, बैंकिंग क्राइसिस आ जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे उसका रिपल इफेक्ट आता है। तो बहुत टाइम से चाइना कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इस रियल एस्टेट सेक्टर को हम रिवाइव करें, कैसे प्रॉपर्टी मार्केट को हम वापस बैक ऑन ट्रैक लाए। इसके लिए उन्होंने रेट्स काफी कट की। जब बाकी पूरा जो वर्ल्ड है वो रेट हाइक्स पर था, तब चाइना वाज कटिंग रेट्स, बिकॉज वो चाहते थे कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाए एंड प्रॉपर्टी के जो प्लेयर्स है, वो जो भी डेवलपर्स है, वो कम रेट में लोन्स जो है वो हासिल कर पाए। लेकिन उसके बाद भी ज्यादा चेंजेस नहीं हो पाए। तो अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने ये कहा है कि दे हैव आस्क्ड द लोकल गवर्नमेंट्स टू परचेज द अनसोल्ड होम्स। ये एक रिसेंट खबर आई है फ्रॉम सम ऑफ दी सोर्सेस। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि ये जो खबर है वो ज्यादा बाहर ना निकले। बट इट सीम्स कि इट हैज कम आउट, एंड चाइना जो है वो ये कंसीडर कर रहा है कि सारे जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो डेवलपर्स से जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो बाय कर ले। एंड लोकल गवर्नमेंट से कैसे करेंगे? उनको लोन्स लेने पड़ेंगे फ्रॉम देयर बैंक्स। सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी द बैंक्स हु आर फाइनेंसिंग इट। बट चाइना की गवर्नमेंट चाहती है कि ये हो, ताकि डेवलपर के एंड पर जो प्रॉब्लम्स है ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री वो थोड़े कम हो सके। तो जो स्टेट काउंसिल है वो फीडबैक चाह रहा है फ्रॉम सेवरल प्रोविंसेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज। जो प्रिलिमिनरी प्लान है उसके हिसाब से उन्होंने ये सब सोचा हुआ है। एंड इसके हिसाब से उन्होंने यही कहा है कि जो भी लोकल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है उनको ये कहा जाएगा कि आप अनसोल्ड इन्वेंट्रीज, अनसोल्ड होम्स जो है वो डेवलपर्स से एक डिस्ट्रेस्ड डिस्काउंट पर, स्टीप डिस्काउंट पर परचेस करें, जिसके लोन्स स्टेट बैंक्स देंगे। एंड बहुत सारे ये जो प्रॉपर्टीज है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में कन्वर्ट होंगे, ताकि मे बी अगर उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में कन्वर्ट किया जाए then maybe some people would be buying those homes. So this is what they are thinking currently is अनसोल्ड इन्वेंट्री कितना बड़ा प्रॉब्लम है चाइना में, इसका अगर मैं स्केल आपको बताने जाऊं तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री का जो नंबर है दैट हैज क्लाइम टू 3.6 बिलियन स्क्वायर फीट लास्ट ईयर, विच इज द हाईएस्ट सिंस 2016। तो ऐसा माना जा रहा है कि इट विल कॉस्ट एटलीस्ट 7 ट्रिलियन युआन, विच इज क्लोज टू ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, और 78% ऑफ चाइनाज बजट डेफिसिट दिस ईयर। जो उनका बजट डेफिसिट था इस साल में, उसका 78% उनको लगेगा जस्ट टू फाइनेंस द अनसोल्ड इन्वेंट्री जो हो गई है उनकी कंट्री में। उसको वापस खरीदने में उनको उतने पैसे लग जाएंगे। एंड ऑब्वियसली इस इन्वेंट्री को एब्जॉर्ब करने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी या बहुत ज्यादा होगा, मोर देन 18 मंथ्स हो सकता है यहाँ पर, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है।
सो दैट इज इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।